हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका रहेगा एचपी जीके रहेगा। ठीक है, एचपी जीके रहेगा, हिंदी ग्रामर, हिंदी ने इंग्लिश का ग्रामर रहेगा आपका, और मैथ का सेक्शन जो वो रहने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली आपके लिए मिक्स मॉक टेस्ट चलता है, जो कि हर रोज़ शाम को 7:30 बजे अपलोड होता है। अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इससे पहले भी हमने मिक्स मॉक टेस्ट अपलोड कर रखे हैं, जिसमें कि 39 की मिक्स मॉक टेस्ट है, जिसमें कि आपका एचपीजी के है, हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, और साथ में मैथ का सेक्शन है। तो इनकी जो प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट जो वो एचपी पटवारी और पुलिस एग्ज़ाम 2025 के नाम से हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो पुराने मॉक टेस्टों को भी अटेंड वाइज जो सीरियल वाइज जो वो अटेंड कर सकते हैं। बाकी डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते रहेंगे। आपने वीडियो को जो वो ज़्यादा शेयर करना और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना अपने, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लें। क्योंकि टेलीग्राम पे जो वीडियो अपलोड की जाती है, जब भी आपका वीडियो यूट्यूब पे पब्लिश की जाती है, तभी टेलीग्राम पे भी अपलोड की जाती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि तत्ता पानी गर्म पानी का चश्मा किस जिले में स्थित है। तो तत्ता पानी गर्म पानी का चश्मा जो वो कांगड़ा जिले में स्थित है, चंबा में, मंडी में, या फिर कुल्लू में। तो तत्ता पानी जो गर्म पानी का चश्मा है आपका, ये आपका मंडी जिले में स्थित है, ठीक है। तो मंडी जो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध चैडविक झरना किस जिले में स्थित है। तो ये जो चैडविक झरना है, प्रसिद्ध चैडविक झरना, तो चैडविक झरना जो हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है। ये कांगड़ा में है, चंबा में है, शिमला में है, कुल्लू में है। तो चैडविक झरना जो ये आपका हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो शिमला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बुद्धिल धारा का उद्गम जो है कहाँ से होता है। तो बुद्धिल धारा का उद्गम स्थल कहाँ पे, ये बड़ा बंगाल में, चंद्रताल में, ठीक है, चंद्रताल झील है, मणिमहेश है, या फिर रेणुका। तो बड़ा बंगाल जो इसका जो उद्गम स्थल है वो है मणिमहेश। मणिमहेश जो यहाँ पे जो बड़ा बंगाल का उद्गम होता है मणिमहेश से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरि नदी किस चोटी से निकलती है। तो गिरि नदी जो सोलांग चोटी से निकलती है, हनुमान टिब्बा से मिलती है, धौलाधार पर्वत चोटी से, या कुप्पड़ चोटी से। तो गिरि नदी जो आपकी ये कहाँ से निकलती है। तो ये निकलती है आपकी कुप्पड़ चोटी से, ठीक है। कुप्पड़ चोटी जो है यहाँ से जो आपकी गिरि नदी जो वो निकलती है कुप्पड़ चोटी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पांवटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है, यमुना के किनारे, चिनाब के किनारे, ब्यास के किनारे, यमुना के किनारे। तो पांवटा साहिब जो आपका गुरुद्वारा है यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है, कालिंदी है, ठीक है। इसका एक ही नाम है, वैदिक संस्कृत नाम नहीं है। ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो है अर्जकिया, और संस्कृत नाम है विपाशा। निकलती कहाँ से है, रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से, रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से, ठीक है। यमुनोत्री से आपकी यमुना निकलती है। चिनाब का वैदिक नाम क्या है, अस्केनी, ठीक है। और संस्कृत नाम क्या है, चंद्रभागा। और निकलती कहाँ से आपका ये बनती है चंद्रा और भागा के नदियों के संगम से, जो कि तांदी में आपस में इनका संगम होता है, वहाँ पे चिनाब नदी का निर्माण करती है। रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषाणी, संस्कृत नाम है इसका इरावती। और निकलती कहाँ, ये बड़ा भंगाल में, जो बड़ा भंगाल कांगड़ा से जो ये निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। तो यमुना नदी जो ये संथोल में छोड़ती है, खोदरी माजरी में, ताजेवाला में, या शिपकी में। तो खोदरी माजरी में जो ये प्रवेश करती है यमुना नदी, ठीक है, प्रवेश करती है खोदरी माजरी में। और जो ताजेवाला जो है यहाँ से हिमाचल को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ पे ताजेवाला में, हिमाचल में छोड़कर हरियाणा में जो यहाँ पे ये हरियाणा में प्रवेश करती है ताजेवाला में। तो यमुना नदी जो वो ताजेवाला में जो वो हिमाचल प्रदेश को छोड़ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी जो ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम जो प्रवेश करती है। निकलती कहाँ से सतलुज नदी निकलती है आपकी मानसरोवर झील के पास राजस्थान से निकलती है। वैदिक नाम इसका शतोदरी है, ठीक है। संस्कृत नाम इसका शतोदर है।
बाकी ये निकलती कहाँ से, तो लाहौल स्पीति से, लाहौल स्पीति में प्रवेश करती सबसे पहले या शिमला में, किन्नौर में या बिलासपुर में। तो सतलुज नदी जो वो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो ये प्रवेश करती है। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सतलुज नदी जो सबसे पहले ये प्रवेश करती है, तो किन्नौर इसका जो वो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये हरियाणा में है, ठीक है, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में। तो आपको पता है जो यमुना नदी है वो उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है, उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ से, यमुनोत्री, उत्तराखंड यमुनोत्री से जो आपकी ये यमुना नदी निकलती है। तो उत्तराखंड जो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोबिया दर्रा किस जिले में स्थित है। तो ये चंबा में है, कांगड़ा में है, शिमला में है या फिर मंडी में है। तो छोबिया दर्रा जो आपका ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 84 मंदिरों के समूह के लिए हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो 84 मंदिरों के समूह के लिए हिमाचल प्रदेश का रेणुका स्थान प्रसिद्ध है, कांगड़ा, भरमौर या कुल्लू। तो 84 मंदिरों के समूह से किसको जाना जाता है, कौन सा स्थान फेमस है, भरमौर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके HP GK के हो गए 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका इंग्लिश का सेशन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आई वॉज वॉचिंग TV व्हेन शी कॉल्ड मी। आई वॉज वॉचिंग TV, मैं TV देख रहा था, मतलब जब उसने मुझे बुलाया। तो कौन सा आपका ये टेंस है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या फ्यूचर कंटिन्यूस है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, तो एक तो या व्हेन या वाइल आ जाए, ठीक है। तो ये जो आते हैं आपके पास्ट कंटिन्यूस में आते हैं, ठीक है। आपने इनको नहीं ज़्यादा तजब्बो देनी, आपने क्या देखना है कि जब दो सेंटेंस लिखे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक कंटिन्यूस में है ना, आई वॉज वॉचिंग TV, ठीक है, दोनों काम साथ साथ चल रहे हो जाए। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि मैं TV देख रहा था जब उसने मुझे बुलाया। तो दोनों काम जो वो साथ में हो गए, मतलब वो TV देख रहा था फिर उसने उसको बुलाया, एक काम चल रहा दूसरा भी स्टार्ट हो गया साथ में। कि जब वो TV देख रहा था एक काम के साथ साथ दूसरा स्टार्ट हो जाए, तो वो जो आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे आई वॉज वॉचिंग TV व्हेन शी कॉल्ड मी, मुझे जब मैं TV देख रहा था तब मुझे उसने बीच में बुला लिया। तो ये देखो ये जो शी कॉल्ड मी ये किस में, पास्ट इंडेफिनेट में, ठीक है, और ये किस में, कंटिन्यूस में। तो आई वॉज वॉचिंग TV आपने ध्यान रखना है, जब दो काम शुरू हो रहे हो साथ साथ में चल रहे हो तो वो कंटिन्यूस में लिखे जाते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में, और वैन आता है उसके साथ, ठीक है, वैन या वाइल। तो ये पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सी हर होमवर्क एवरी डे। तो सी डू हर होमवर्क एवरी डे, डज हर होमवर्क एवरी डे, डिड या डन। तो एवरी डे क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी है, डेली का काम है, ठीक है। मतलब ये क्या है, एक हैबिट या रूटीन भी है, रूटीन है ये, क्या ये हैबिट है कि रूटीन है ये, और रूटीन का काम है। तो जहाँ भी हैबिट और रूटीन का काम होता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। तो अब देखने यहाँ पे क्या लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा। तो सी है, सी क्या सिंगुलर है, डू जो फर्स्ट फॉर्म जो होती है हमेशा वो क्या होती है आपकी, वो प्लूरल होती है। क्या होती है ये, प्लूरल होती है। इसको सिंगुलर बनाना है तो डू को क्या करना पड़ेगा, डज ES लगाना पड़ेगा। डू अपने आप में प्लूरल है और सिंगुलर बनाना है तो डज ES लगाना पड़ेगा, तो सिंगुलर तब बनेगी, ठीक है। तो सी डज हर होमवर्क एवरी डे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द सन डैश इन द ईस्ट। तो सन राइज इन द ईस्ट, राइजेज इन द ईस्ट, राइजिंग इन द ईस्ट या रोज। तो आपको पता है यूनिवर्सल ट्रुथ है और वो आपकी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएगी, ध्यान रखेंगे। ये डेली हैबिट हो गई, रूटीन की बात हो गई, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, हमेशा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। तो सन क्या है, सिंगुलर है, राइज क्या अपने आप में प्लूरल फॉर्म है, राइजेज क्या है सिंगुलर फॉर्म है। तो हमें कौन सी चाहिए, सन सिंगुलर है तो सन के साथ क्या आ जाएगा, राइजेज। सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई ब्रेकफास्ट एट 8 AM एवरी डे। तो क्या आ जाएगा, आई हैव आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा, हैड आ जाएगा या हैव आ जाएगा।
तो अब मैंने आपको एक बात बोली है पीछे कि जो रूटीन की बातें हैं वो हमेशा कहाँ कब किस में लिखी जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में लिखी जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस भी है, ठीक है, ये आपका परफेक्ट में होते हैं, ये हैज़ और है परफेक्ट में होते हैं। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखनी है कि हैज़ और हैव ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म होती है। मेन बात है कि फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है हमने। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हैज़ हैव, हैड जो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और हैड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। हमें तो सिर्फ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए ना, तो फर्स्ट फॉर्म क्या, हैज़ और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसी तरह से इज़ एम आर, ठीक है, तो इज़ एम आर जो फर्स्ट फॉर्म होती है बाज वर्ब सेकंड हो जाएगी, इज़ जो वो फर्स्ट फॉर्म होती है, बाज जो वो सेकंड हो जाएगी, और बीइंग जो वो थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। इस तरह आप ध्यान रखेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई हैव, आई के साथ हैज़ आएगा या हैव, तो आई के साथ आपको पता है कि हमेशा हैव आता है। तो आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM एवरी डे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका हैव आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ही डैश टू लंदन लास्ट ईयर। अच्छा, लास्ट ईयर आ गया यहाँ पे, लास्ट ईयर तो मतलब किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में किसकी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे आ जाएगा। तो ही वेंट टू लंदन लास्ट ईयर, पास्ट में। तो पास्ट में आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में जो क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो ये यूज़ होता है। तो ही वेंट टू लंदन लास्ट ईयर, वेंट यहाँ पे आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल आई डैश माई फ़ोन रैंग। तो जब मैं क्या कर रहा था, सो रहा था, तब मेरा फ़ोन बजा। सो रहा था, एक काम और कर रहे थे, दूसरा भी साथ में शुरू हो गया, ठीक है। तो एक तो आप ऐसे समझ सकते हो, दूसरा ये किस में, माई फ़ोन रैंग, ये किस में, पास्ट इंडेफिनिट में, ये पास्ट इंडेफिनिट में। तो दूसरा किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूस में होगा। दो तरीक़ों से समझ सकते हो आप, ठीक है। या ये पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये पास्ट कंटिन्यूस में होता है। दूसरा है कि वाइल लगा है और बोला है कि जब एक काम हो रहा हो तो दूसरा भी साथ में शुरू हो जाए, तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ होगा आई वॉज स्लीपिंग, वाइल आई वॉज स्लीपिंग माई फ़ोन रैंग, ठीक है। कंटिन्यूस में आ गया, और ये आपका किस में आ गया, इंडेफिनिट में, जो वो पास्ट इंडेफिनिट में आ गया, और ये पास्ट कंटिन्यूस में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सी डैश टू पेरिस नेक्स्ट वीक। तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ यहाँ पे जो वो किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी विल गो टू पेरिस नेक्स्ट वीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई एम गुड डैश मैथमेटिक्स। तो ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे भी गुड हो, बैड हो, इसके साथ आपकी फिक्स प्रपोजिशन एट का जो वो यूज़ किया जाएगा। तो आई एम गुड एट मैथमेटिक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज़ एंग्री हिज ब्रदर फॉर ब्रेकिंग हिज फ़ोन। तो ऑन आ जाएगा, विद आ जाएगा, एट आ जाएगा, या बाय आ जाएगा। तो एंग्री के साथ हमेशा एट का यूज़ होता है, कब, जब एट और विद का यूज़ होता है, एट और विद का यूज़ होता है। जब आप किसी के बिहेवियर से एंग्री है तो आप एट का यूज़ करेंगे, और जब किसी पर्सन से एंग्री हो तो आप विद का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ही इज़ एंग्री विद हिज ब्रदर, ठीक है, विद हिज ब्रदर, क्योंकि पर्सन की बात हो रही है। ही इज़ एंग्री विद हिज ब्रदर फॉर ब्रेकिंग हिज फ़ोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द बुक इज़ डैश द टेबल। तो इन द टेबल, ऑन द टेबल, एट द टेबल, ओवर द टेबल। तो बुक इज़ ऑन द टेबल आ जाएगा, द बुक इज़ ऑन द टेबल जो वो आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी वाज बोर्न डैश 15 अगस्त। तो एट आ जाएगा, इन आ जाएगा, ऑन आ जाएगा, या बाय आ जाएगा। तो सी वाज बोर्न डैश 15 अगस्त। तो बोर्न आपको पता है कि मैंने बताया कि जहाँ पे डेफिनेट डेट हो, ठीक है,
डेफिनेट डेट और डेज हो तो आप हमेशा ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो शी वाज बॉर्न ऑन 15 अगस्त, ठीक है, शी वाज बॉर्न ऑन 15 अगस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि डेट आई है 15 अगस्त और ड्यूरेशन हो, ड्यूरेशन अवधि हो, जैसे इन जनवरी तो इन का यूज़ हो जाएगा जनवरी में, ठीक है, इन 2005 हो जाएगा, ठीक है, इन नेक्स्ट वीक हो जाएगा। तो जो मतलब ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के लिए आप इन का यूज़ करेंगे और डेफिनेट डेज और डेट के साथ आप ऑन का यूज़ जो वो करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से मैथ का सेक्शन स्टार्ट होता है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 12 एंड 5x⁻12 और ठीक है, मतलब x अनुपात 12 और 5 अनुपात 8। इसको निकालना आपने, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप सिंपल सा मान लो AB और ये BC, ठीक है, ऐसे अनुपात में मान लो आप, और फार्मूला बताया B² इज इक्वल टू A इंटू C कर लो, या फिर इसको और इसको करो डायरेक्टली और इसको इसको कर लो, ठीक है। तो B² मतलब इनको जोड़ लेना आपने दोनों को, स्क्वायर नहीं कर देना दोनों का, ठीक है। जैसे आप इसको यहाँ पे फार्मूला जब यहाँ बीच में रेशो होगा तभी करना आपने, अभी आप डायरेक्टली कर लो इसको, ठीक है। ये फार्मूला रहने दो, आप सिंपल तरीके से कर लो इसको। जैसे मैंने क्या बताया आपको कि ये और ये वाली चीज़ें आपने क्या करनी है, ठीक है, ये और ये वाली चीज़ें आपने ऐड कर लेनी है, B गुणा B, B गुणा B कर लो, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, A गुणा C, ये वाला A गुणा C यानी कि x गुणा 8, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, 12 पंचे 60 हो गया, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल फॉर्मेशन में लिखता हूँ मैं, A गुणा C, तो यहाँ पे आ जाएगा A कितना आपका x और गुणा 8, तो 12 पंचे 60 आ गया, और यहाँ पे कितना हो गया 8x हो गया, तो x यहीं पे रह गया और 16 8 नीचे आ गया, ठीक है। तो काट दो इसको, 8 7 56 होते हैं, 4 बच गए, 8 पंचे 40 होते हैं, तो 7.5 जो आपका ये x की वैल्यू जो वो यहाँ पे आ जाएगी, 7.5 x की वैल्यू आएगी आपकी 7.5, इसका आंसर हो जाएगा। आपने B गुणा B कर लेना पहले, ठीक है, फिर x गुणा C कर लेना, सिंपल तरीके से ऐसे फार्मूला आपने याद रखना है, B गुणा B और x A गुणा C कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आपका आ गया रेशो एंड प्रोपोर्शनेट का। तो इसमें आपको क्या पूछा गया, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो ये आ गया 9:9:15, ठीक है, 9:15, और ये आपका जो बराबर, ये इसका मतलब जो होता है, मतलब ये 4 डॉट है, ये इसके समानुपाती होते हैं, समानुपाती के, ठीक है, ये निशान होता है आपका समान अनुपात का। और आगे लिख लेंगे आप x अनुपात 25, फिर वही फार्मूला लगा लेना आपने, B गुणा B, ठीक है, इज इक्वल टू A गुणा C। तो यहाँ पे A ये है और B ये है, यहाँ पे A ये है B ये है, ये ऐसे फार्मूला पुट आउट करो या फिर ऐसे डायरेक्टली कर लो आप। तो ये आ गया आपका 15x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है x इधर आ गया और 15 जो आपका यहाँ पे आ गया, तो काट दो, ठीक है, 3 से चला जाएगा, 3 टाइम 9 हो गया और 5 टाइम 15 हो गया, 3 3 9 5 3 15 हो गया, और 5 5 25 हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, 3 और 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 है, तो ये आ गया x की वैल्यू आपके पास है 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है 15, यहाँ पे आ गई। तो x का मान पूछा तो x का मान 15 आपका यहाँ पे आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6:9 फिर समानुपात में आ गया, और 10:x। आपने क्या करना, कुछ नहीं करना, वो फार्मूला सिंपल सा याद रख लेना, फिर A B, इसको A मानोगे आप, ये B,
और ये समानुपात, ये भी आपका बी और ये सी, फार्मूला वही रहेगा, बी मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई सी। तो बी क्या आपका, बी आपका 9, ठीक है, और यहाँ पे क्या बी आपका 10, ए क्या आपका 6, ठीक है, और यहाँ पे क्या एक्स, सी क्या आपके पास एक्स, यही तो है ए बी बी सी, फिर काट दो, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 6, काट दो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 5 दूनी 10, तो 5 3 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परसेंटेज का। परसेंटेज में कि किसी संख्या में 240 में 15% की वृद्धि करने के बाद नई संख्या क्या होगी। तो इसको परसेंटेज के क्वेश्चन, इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है। एक तो सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू पता होना चाहिए कि 15% की वैल्यू क्या है। तो 15% की वैल्यू होती है 3/20। कैसे आया ये 15 डिवाइड बाई 100, तो 5 3 15, और ये आ गया आपका 5 दूनी 10, 3/20 आपकी 15% की वैल्यू आ गई, ठीक है। एक तरीका ये है, एक दूसरा बताऊंगा मैं, ये अच्छा है उससे, ठीक है। तो बोले कि 3% की वृद्धि के बाद जो है वो नई संख्या क्या होगी, नई संख्या क्या होगी 3% की वृद्धि के बाद। तो मतलब पहले संख्या कितनी थी, पुरानी संख्या और नई, ठीक है। तो पुरानी कितनी थी, ये जो 20 आपकी, ये माना पुरानी है, ठीक है। वृद्धि कितनी हुई, क्योंकि 15% की वैल्यू है ना, 3 की वृद्धि हो गई इसमें, तो नई कितनी हो गई 23 हो गई। और हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, पुरानी दे रखी है 240, और यहाँ कितनी है पुरानी 20, तो 20 पार्ट की वैल्यू कितनी है 240, काट लो इसको, ठीक है। यहाँ पे 12 टाइम, ठीक है। तो ये 12 टाइम है, तो ये भी 12 टाइम होगी, ठीक है। तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई आप जो वो कर सकते हो। तो आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, तो पहले आप 23 को कितने से करेंगे 10 से, तो 230 हो गया, फिर 2 ज़्यादा है तो 23 दूने 40 हो गया, ठीक है। 6 7 2 276 जो आपकी ये जो है नई संख्या हो जाएगी। पुरानी कितनी थी 240, और 276 जो वो ये नई संख्या हो जाएगी यूनिटरी मेथड से। अब दूसरे तरीके से आपने करना है, तो बोला क्या 240 में 15% की वृद्धि करने के बाद, अच्छा 240 है तो 15% की वृद्धि कर दो, इसको 15/100 कर दो, ठीक है। तो ये आ गया 5 3 15, यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ तक कट गया, इसको काटो, ये आ गया 12, ठीक है। तो 12 दूना 24, 12 3 36, क्योंकि ये बच गया ना 12 और 3, तो 12 गुना 3 कितना हो गया 36। अब 15% की वृद्धि कर दी मैंने, तो 15% की वृद्धि कितनी होगी 36। पुरानी संख्या कितनी है 240, तो 240 में से 36 प्लस कर दो, 6 7 2 276। ये सिंपल, ये भी सिंपल है, ये भी इजी है। आगे आपका ये काम आएगा ज़्यादा, क्योंकि अगर वैल्यू बड़ी होगी या आगे पीछे होगी, तो फिर ये वाला ट्रिक जो आपका ये ज़्यादा काम आता है। आपको दोनों का वो पता होना चाहिए, इस ट्रिक से बता दिया, उससे बता दिया। आप वीडियो को दोबारा से देखना चाहते हो तो बैक करके दोबारा से देख सकते हो इसको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन करना लगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो 276 जो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत 800 रुपये, एक वस्तु की कीमत जो वो 800 रुपये ए है, और 800 रुपये से बी कितनी हो जाती है 640 हो जाती है। 800 रुपये से 640 होगी, तो कितने प्रतिशत की छूट देगी, ठीक है। तो ये 800 की थी 640 हो गई, ठीक है। तो कितने प्रतिशत की छूट होगी, कितने जो कितने की कम दी है इसने, यहाँ से 10 बच गए, 10 से 4 कम किए 6, यहाँ पे 7 1 16, 160 रुपये जो है ये 160 रुपये की छूट दी है। ये तो 100 रुपये में दिया 160 रुपये में, ठीक है। लेकिन हमें किस में चाहिए परसेंटेज में, तो 160 की छूट दी है, किस में से दी है 800 में से दी है, ठीक है। जिससे दी जाती है उसी से उसी को जो उसी रकम को हम नीचे लिखते हैं। तो 800 में दी गई है, तो ये काट दो जो कटता है, ठीक है। और यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज का निशान जो वो 100 के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो परसेंटेज जो इसका मतलब जो 100 होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक जीरो से निकल गई, एक जीरो यहाँ निकल गया, ठीक है। तो 8 दूने 16, तो 2 ये 10 ये, तो 2 गुना 10 कितना हो गया 20%, 20% की छूट
दी गई है। ठीक है, 160 थे, 160 में से किस में से दी गई छूट? 800 में से। तो ये कितने परसेंट की छूट दी गई? 20% की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक व्यक्ति की मासिक आय का खर्च, ठीक है, खर्च मासिक आय का खर्च और बचत का अनुपात। किसका? खर्च और बचत का अनुपात कितना दे रखा है? 7:3 दे रखा है। ठीक है, यदि वह 9,000 रुपये बचाता है, मतलब बचत कितनी है यहाँ पे? 3। हमारे पास कितनी दे रखी है? 9,000। 3 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 9,000। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 3,000। ठीक है, 3,000 हो जाएगी। 1 पार्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई 3,000। तो आगे अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में बोला गया है 3,000, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो 3,000। अब आगे बोला गया कि तो उसकी कुल आय कितनी होगी? तो कुल आय तो यही है ना, ये 7 और 3 10। ठीक है, कुल आय कितनी है? 7 + 3, क्योंकि खर्च और बचत को जब हमें सैलरी मिलती है तो जितना खर्चा करते हैं हम वो, और जितना हमारे पास सेविंग होती है उसको मिला के हमारी जो कुल आय बनती है। तो कुल आय कितनी है हमारी? 7 + 3 10। ये वाली जो 7, ये 7 और ये 3 + 10। तो 10 पार्ट की वैल्यू, एक पार्ट की वैल्यू 3,000 है। 10 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? तो 10 को 3 से आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30,000। तो 30,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक पार्ट की वैल्यू 3,000, तो 10 पार्ट की वैल्यू 30,000। तो 30,000 जो आपकी ये आय कुल हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 60%, कोई संख्या x, ठीक है, तो कोई संख्या x ये 60% का इज इक्वल टू 90 है। तो वह संख्या क्या ज्ञात कीजिए। हमने ये वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो जैसे क्वेश्चन लिखा है इसमें वैसे एज इट इज़ आपने कर देना, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन में। तो 60 है, तो 60% हटाया तो नीचे 100 आ गए, इज इक्वल टू 90 आ गया। ठीक है, 10 छिके कितने हो गए? 20 से कर लो, 20 से चलते हैं। 20 × 60 और 20 × 5 100। यहाँ से 3 से आमने सामने इज इक्वल टू का निशान आमने सामने कट जाता है। तो 3 × 9 कितना हो गया? 30 आ गया। ठीक है, अब 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं ना। तो 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो। आमने, ये ध्यान रखना कि आमने सामने कोई डिजिट हो, ठीक है, वो कट जाते हैं, और ऊपर नीचे हो तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। समझ गए? तो अब 5 बच गए यहाँ पे, और यहाँ पे 30 बच गए। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 15। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 150 जो वो संख्या हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 का 12.5% जो फाइंड आउट करना है। तो इतना करने की जरूरत नहीं, आपको 12.5% का परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, 12.5%, 12 से 1/2 1/8 जो वो 12.5% की परसेंटेज वैल्यू होती है। तो सीधा कर दो फिर, 500 × 1/8 काट दो। ठीक है, 8 × 48, 2 बच गए 20, 2 बच गए 20, और 8 × 48 20, और 8 दूने 16, 62 आ गए। 4 बच गए, 8 × 5 40, 62.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका परसेंटेज वैल्यू जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप वैसे भी कर सकते हैं इसको, 500 गुना, ठीक है, कितना 125, 1 0 आ जाएगी 1000, ऐसे कर लो। ठीक है, पर ऐसे थोड़ा लंबा पड़ता है, कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ जाती है, इसलिए आपको परसेंटेज वैल्यू जो वो पता जो वो होनी चाहिए। जैसे यहाँ ये ऐसे करना तो ऐसे कर लो, 2 0 से 2 0 चली गई। ठीक है, फिर 5 × 5 5 दूने 10 आ गया आपका। अब इसको काट दो। 125 कितने होते हैं? 6 दूने 12, 2 दूने 4, 62 पॉइंट जो है 5 यहाँ पे ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे करोगे तो आप परसेंटेज वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। परसेंटेज वैल्यू जो आपके बहुत काम आती है, जब तक आपको परसेंटेज वैल्यू पता नहीं होगी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं होंगे। तो सबने पहले क्या करना, परसेंटेज वैल्यू याद कर लेना, क्योंकि परसेंटेज का चैप्टर क्लियर आ गया तो आधे जो आपके क्वेश्चन परसेंटेज वैल्यू से ही सारे क्लियर हो जाते हैं। गूगल से आप करके परसेंटेज वैल्यू सारी जो वो मेन याद कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की सैलरी 5,000 है। ठीक है, यदि उसकी सैलरी में 20% की वृद्धि होती है तो नई सैलरी क्या होगी?
अच्छा, एक व्यक्ति की सैलरी कितनी है, 5,000 है, उसकी सैलरी में 20% की वृद्धि, 20% की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 20/100 कर दो। ठीक है, यहाँ पे आपको निकाल के बता देता हूँ मैं, 20/100 कर दो, 20 एकम 20, 20×5 100, तो 1/5 आ गई परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, इसका पता हो तो ईजी रहता है। एक व्यक्ति की सैलरी कितनी है, 5,000 है, मतलब ये 5 जो है इसकी सैलरी है, वृद्धि होगी कितनी की, 1 होगी। ठीक है, तो इसकी सैलरी कितनी है, 5 है, 1 की वृद्धि होगी तो 6 इसकी नई सैलरी होगी। पुरानी सैलरी कितनी है, 5 है, नई कितनी होगी, 6 हो गई। तो यहाँ पे पुरानी सैलरी कितनी, यहाँ पे 5,000 है, यहाँ पे कितनी है, 5 है, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 5,000। तो हमें एक पार्ट की वैल्यू चाहिए तो काट दो, तो एक पार्ट की वैल्यू 1,000, तो यहाँ 1,000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी 1,000 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,000। ठीक है, तो नए व्यक्ति की सैलरी, जो नई सैलरी है उसकी, वो कितनी हो जाएगी, 6,000 जो यहाँ पे हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन सब क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ परसेंटेज वैल्यू का जो वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 500 की संख्या 800 में बदल जाती है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सिंपल सा बात है कि 500 की संख्या ए और ये कितनी होगी, 800 हो गई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 500 से वृद्धि हुई 800 तक, कितने की हुई, ऐसे हुई 300 रुपये की, और परसेंटेज में पूछा गया है तो 300/500 गुणा 100 हो जाएगा, काट दो। ठीक है, 6×35 60% की वृद्धि इसमें जो वो हो जाएगी। तो ये थे आपके टोटल 31 क्वेश्चन। 31 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इसी तरह के वीडियो आपके लिए डेली अपलोड होते रहेंगे। अपने वीडियो को जो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।